सादत हसन मंटो की इस कहानी का शीर्षक है टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतहों की कॉन्फ्रेंस हुई और बिल आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके नाती रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बच जाएं। यह पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसके मोहल्ले वकू यानी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। उस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में, जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, यह तब्दीली नमूदार हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चियौट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त यह आदत तर्क कर दी कि उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो बहुत दुखी हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उससे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था।
मगर दीवानगी की हालत में भी वह उस लड़की को नहीं भूला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए हैं, और उनकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई है और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाटी तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी? एक सिख था जिसे पागलखाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। औबड़दी गड़गड़दी एनेक्स दी बिद्याना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। वो दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तलीब अरसे में वह लहजे के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थीं। मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागलखाने में गुफ्तगू होती थी तो वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, औपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बिद्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। इस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजर्र था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागलखाने में दाखिल करा गए। महीने में एक मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको यह कतन मालूम नहीं था कि यह दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज व अकारिब उससे मिलने के लिए आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। वह अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता निकलवा कर पहनता और यूं सज धज कर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार औपड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बिंद्यादा दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहां है।
जब उसे इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वह आए तो वह उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वह उसे यकीनन बता देंगे कि वह टोबा टेक सिंह से आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कह कहा लगाया और कहा, वह पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा और पढ़ दी, गौर कर दी, एनेक्स दी विद्याना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमान का खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर बिशन सिंह के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलुद्दीन राजी खुशी है। दो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी पर वह 6 दिन की होकर मर गई। मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं वक्त तैयार हूं। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदर हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, नहीं पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऑपर दी गड़गड़ दी, एनेक्स दी बिंदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर्फिटेमू। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्त पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुताल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। कुछ कपड़े फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी।
पागल औरतों का शोरो गोगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। वह चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघे के उस पार का मुताल्लिक अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुताल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मादा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहां है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऑपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बिदाना दी मूंग दी दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया, अगर नहीं गया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा। मगर वह न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजर्रर था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले बिना हिले डुले खड़े बिशन सिंह की हलक से एक फलक शिगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।